पिछले क्लास में हम एक रिएक्शन लिखे थे, SO2 के रेस्पेक्ट में हम रेट निकाल दिए थे और बाकी दो चीज़ के रेस्पेक्ट में आपको निकालने के लिए बोला गया था। निकालनी है सभी लोग। अब वहाँ पर आपको एक बार वैल्यू आया होगा -1 मोल पर लीटर पर आवर, एक बार आया होगा -1/2 मोल पर लीटर पर आवर, एक बार आया होगा +1 लीटर मोल पर लीटर पर आवर। और आप देखें कि अलग अलग मान आ गया है आर का। अरे शांत हो जाओ, कितना हल्ला कर रहे हो। तो कल एक समस्या ये हुई थी कि रिएक्शन एक था लेकिन उसका रेट कितने तरह का आ गया, 3 तरह का या 2 तरह का। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। अभिक्रिया यदि एक है तो उसका रेट भी एक तरह का होना चाहिए जो कि बार बार अलग आ रहा है। आज हम एक ऐसे डेफिनेशन को पढ़ेंगे जिसमें ये जो गड़बड़ी है ये दूर हो जाएगा और इस तरह की समस्या नहीं होगी। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय में अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन जिसमें उसके गुणक से भाग लगा होता है, उसे जिसमें उसके गुणक से भाग लगा होता है उसे अभिक्रिया वेग कहते हैं। उसे अभिक्रिया वेग कहते हैं। देखो, लिखने के लिए जो बात तुम लिखे हो वो तो खैर अलग है, समझिए पहले आप इसको। यहाँ मैथमेटिकली अभिक्रिया वेग जब निकालता था तो फॉर्मूला मिला था तुमको, R = dc/dt। ये फॉर्मूला तब मिला था जब आप कहे थे इकाई समय में अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। याद है आपको? आज भी हम यही बात कर रहे हैं, इकाई समय में अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन, लेकिन उसमें गुणक से भाग लगने की बात हम कर रहे हैं किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में। आप याद कीजिए, SO2 के सापेक्ष या O2 के सापेक्ष या SO3 के सापेक्ष जब आप अभिक्रिया का वेग निकालते थे तो यही फॉर्मूला हम यूज करते थे। आज एक नया बात क्या करना है, n से भाग दे देना है। देखिए, dc/dt में यदि किसी संख्या n से भाग देंगे तो यही ना कहलाएगा dc/n/dt। n नीचे गुणन हो जाएगा। सुनिएगा, अब ये n है क्या? जिसके सापेक्ष आप अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर रहे हैं उसका गुणक। आप किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो अभिकारक या प्रतिफल का कुछ कॉफिशिएंट होता है ना, वो उसका कॉफिशिएंट। तो आप ये बात लिख लीजिए पहले, ये जैसे लिखा हुआ है, और इससे भी बेहतर आप समझेंगे जब हम आपको एक एग्जाम्पल इसका कराएंगे तब। पिछला फॉर्मूला था R = dc/dt, आज का फॉर्मूला है dc/n/dt। तो dc dt r क्या है सब जानते हो, सिर्फ एगो n ही ना नया चीज है, वह भी एक आसान चीज है, समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल पर समझिए। मान लो कि A कन्वर्ट होता है B में
और जब हम इसको संतुलित करने के लिए चले तो इसका कोफिशिएंट 3 आया और इसका कोफिशिएंट 2 आया। अब ए के रेस्पेक्ट में यदि हम रेट निकालेंगे तो कल हम इसी को कहते थे R बराबर डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। आज इस डी टी में गुना कर देंगे किससे? n से। वो n इस बार क्या है? 3। ए का गुणक है, यदि आप रेट निकालेंगे ए के सापेक्ष तो ए के गुणक से गुना करेंगे नीचे। बी के लिए यदि निकालेंगे तो R बराबर डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय, यहाँ पर क्या करेंगे? 2dt। तो बात तो वही है ना, खाली गुणक से भाग दे रहे हैं। नीचे भाग दें या नीचे गुना कर दे, बात एक ही हो जाता है। मतलब ओवरऑल बट्टा में भाग देने तो वही ना नीचे में गुना हो जाएगा। तो बस इतना ही तो करना है नया बात। एक बात और, ये रिएक्टेंट है, इसका रेट निश्चित रूप से निगेटिव आएगा, और ये प्रोडक्ट है, निश्चित है इसका रेट पॉजिटिव आएगा। तो निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू को देखकर आप घबराइएगा नहीं। कहीं भी वैल्यू निगेटिव आ रहा है रेट, या कहीं भी वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, वो तो सिर्फ एक बात को बताता है ना कि रिएक्शन में वो चीज़ समय के साथ खर्च हो रहा है। जिसका निगेटिव आया और जिसका पॉजिटिव आया, वह इस बात को बता रहा है कि समय के साथ वह उस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसमें प्लस हो रहा है। उतारिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर। अब जिस रिएक्शन पर हम कल काम किए थे, आज फिर से उसी रिएक्शन पर काम करते हैं। कल आप देखे थे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग तरह का आ गया था। आज नए तरीके से जब हम पढ़ें, अब देखिए आपको सब का रेट बराबर आएगा, और आपको ये काम साथ साथ करना भी है, मतलब साथ ही साथ उतारना भी है। कल वाला रिएक्शन क्या था? SO2 2SO2 प्लस O2 कन्वर्ट किया था 2SO3 में, यही था ना? T बराबर 0 पर ये शायद 4m लिया गया था। 4m था ये, तो ये 0। फिर हुआ था चेंज, -2m -1m प्लस 2m। तो टाइम T शायद ये 2 घंटा लिया गया था ना। 2 घंटा के बाद ये बच गया था 2m, ये बचा था 1m, और ये भी बचा था 2m। आपको याद है ये चीज़? अब आप एक एक करके रेट निकालिए। देखो, हम यहाँ पर लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू, इसी को ना विथ रेस्पेक्ट टू पढ़ा जाता है, SO2। याद करो, इसी के लिए हम लोग लिखते थे dC/dt। आज नहीं लिखेंगे dC/dt, आज लिखेंगे dC/ndt। तो dC के बदले लिख दें d कंसंट्रेशन ऑफ SO2, और SO2 के लिए n का मान 2, और dt तो ठीक है, dt चलेगा इतना। सुनिएगा, बराबर ये है SO2 के सांद्रण में परिवर्तन, तो 2m माइनस 4m बटा ये 2 है, और dt समय में परिवर्तन 2 घंटा का हुआ है। 2 आवर्स माइनस 0, 2 घंटा ना, जो समय टोटल लिया गया समय 2 घंटा है ना। तो यहाँ पर बट्टा में 2 लिख दें, चलेगा? देखिए, 2 में से 4 को घटाइएगा तो आएगा -2, और नीचे बचेगा -4, तो -2/4, यानी ये आपको आ जाएगा -½ मोल। ये आप गुना भाग करेंगे, आ जाएगा आपको -½ मोल पर लीटर पर आवर। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब देखिए, ये काम हम कल भी किए थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ हम n का चर्चा नहीं किए थे, और 2 काम हम आपको घर से कहे थे करने के लिए, वो तो आज हम कर भी देते हैं। एक्चुअल में आप यही लिखे होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू O2। आप यहाँ पर लिखे होंगे कल dO2/dt आप लिखे होंगे, लेकिन आज dt ने, आज 1 × dt लिखेंगे। कोफिशिएंट 1 है ना,
तो हम एक लिख दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बताइए 1m माइनस 2m अब बट्टा 2 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 1 गुना 2। यह भी आप निकालेंगे तो आपको आ जाएगा -½ मोल पर लीटर पर आवर। यह आपको कल आया होगा +1 आया था कि हमको लगता है -½ ही आया होगा, -½ ही आया होगा। चूंकि आप 1 करें या 1 दें या ना दें, आपको तो यही ना आया होगा। आगे देखिए, कैलकुलेशन किया था कि नहीं घर पर? देखो जितना कहते हैं उतना नहीं करोगे ना तो आगे समझ में नहीं आएगा, या समझ में भी आएगा तो लगेगा क्या कि कुछ हल्का हल्का छूट जा रहा है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसीलिए घर पर काम किया कीजिए। ऐसे भी ज़्यादा काम कहाँ हम देते हैं, मैक्सिमम तो कर ही देते हैं, थोड़ा बहुत जो देते हैं उसको किया कीजिए। आगे रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू SO3, ये निकलेगा DSO3/2 लिखे हैं। 2m माइनस 0, 2m माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल, और 2 गुना टाइम तो 2 घंटा लिया गया था, तो ये आ जाएगा आपको +½ मोल पर लीटर पर आवर। अब आप एक चीज़ देखिए, -½ +½ आया तो हर जगह हाफ, माइनस प्लस से ज़्यादा वास्ता है नहीं, क्योंकि माइनस प्लस का एक अलग मतलब होता है यहाँ जो आप समझ चुके हैं। बताइए सब का न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान समान आया कि नहीं? रिएक्शन एक, रेट एक। कल क्या था? रिएक्शन एक और रेट अनेक, तो वो वहाँ गलती था। इस तरह से यदि हम चलेंगे तो हर जगह रेट समान आएगा, चाहे आप किसी के भी रेस्पेक्ट में रेट निकालिए, फर्क नहीं पड़ता है। उतार लीजिए पूरा। सिर्फ हम ऊपर वाला मिटा रहे हैं, जो नीचे लिख रहे हैं लिखिए। अच्छा ये बताइए आप, अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आप रेट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या नहीं? देखो जैसे मान लीजिए अगला एग्जाम्पल है N2 + H2 कन्वर्ट होता है NH3 में। एक्सप्रेशन लिखने से पहले आपको यह देख लेना होगा कि यह अभिक्रिया संतुलित है भी या नहीं है। नहीं है तो संतुलित कर दीजिए, यहाँ 3 यहाँ 2 कर दीजिएगा, संतुलित हो जाएगा। ये छोटा मोटा संतुलित करना है, आपको आता होगा। वैसे 11th में लंबा चौड़ा संतुलित करना बताए थे ना आपको, तो यहाँ सब तो छोटा मोटा मिलेगा, तो ऐसे कर लेंगे। सुनिए आप किसी के भी सापेक्ष रेट निकालेंगे, आपको हर बार बराबर आएगा, ये डिफरेंट नहीं आएगा। अब जरा बताइए N2 के लिए हम R बराबर क्या लिख सकते हैं? अच्छा माइनस लगा देते हैं, चूंकि रिएक्टेंट है ये। D कंसंट्रेशन ऑफ N2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 1 लिखें नहीं लिखें क्या फ़र्क पड़ता है, dt। अच्छा यदि हम R बराबर H2 के टर्म में जाएं तो यहाँ भी तो -n रहेगा। D कंसंट्रेशन ऑफ H2/3 dt, और इसका मान और इसका मान बराबर आपको आएगा, तो ये हम आपस में इसको कर सकते हैं बराबर। और फिर यदि इसके रिस्पेक्ट में निकालें तो +D कंसंट्रेशन ऑफ NH3/2 dt, इसका भी मान इसके बराबर आएगा, यानी सब एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। बस अंतर रहेगा तो माइनस और प्लस का। रिएक्टेंट में सब में देखिए मैग्नीट्यूड सब का समान रहेगा, एक रहेगा कुछ रहेगा नेगेटिव, कुछ रहेगा पॉजिटिव। वो तो सिर्फ इस बात को बताएगा कि रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है। जितना रिएक्टेंट है सब में माइनस लगा होगा, जितना प्रोडक्ट है सब में प्लस लगा होगा। इस तरह से यही बात हम कह रहे थे कि क्या किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आप सब ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखो अलग अलग रिएक्शन में ये एक्सप्रेशन अलग अलग तरह का होगा। और इसमें 3 गो था तो 3 गो लिखे, 4 गो रहेगा 4 गो लिखेंगे, 2 गो रहेगा 2 गो लिखेंगे। इस पर न्यूमेरिकल पूछता है। कैसे पूछता है? आपको 1-2 दिन में सेट दिया जाएगा न्यूमेरिकल का, तो उसमें आपको पता चलेगा। सॉल्यूशन का जैसे मिला था ना सेट, उसी तरह से इसका भी दिया जाएगा। कौन चीज़?
आंसर रहेगा। आंसर बहुत जरूरी है क्या? तब आपको थोड़ा लेट से मिलेगा, क्योंकि हमको तब बैठ के बनाना पड़ेगा उसको। अच्छा ठीक है, 1-2 दिन लेट करके उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमको बनाने में 1-2 दिन का समय लग जाएगा, लेकिन कुछ समय मिलेगा तब न उसको बना के देंगे। तो हो सकता है होली के बाद ही मिले, होली की छुट्टी में तो बहुत टाइम मिल जाएगा। और रमेश देंगे, कोनो धरफरी है? पढ़ाई में कोई आराम नहीं है। पढ़ाई शब्द जहां होता है वहां आराम हराम हो जाता है। इसके बाद आपके सफल होने की संभावना 50% तक घट जाती है। यदि आपके दिमाग में ये आ गया कि थोड़ा आराम कर लेंगे, तो समझ लीजिए आप पढ़ाई लिखाई के मामले में मानसिक दृष्टिकोण से कमजोर है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई टॉपिक हो, कोई बात हो, कोई डिस्कशन हो, कोई चर्चा हो, तो उसमें शेर की तरह दहाड़ना होता है। क्योंकि तुम जिस समय स्थिर पड़ गए या सुस्त पड़ गए, वो तुम्हारी पूरा बॉडी लैंग्वेज को चेक कर लेगा कि ये आदमी भदर सुन्न है। समझ रहा है? इसीलिए तुम थोड़ा देखो, हम ही से तुम देखो, हमको यदि तुम फॉलो करते हो तो हम ही को समझो। पढ़ाई लिखाई के मामले में देखते हो कभी कमजोर पड़ते हैं। इस मामले में पढ़ाई कमजोर पड़ने का क्या मतलब है कि अब आए, अच्छा आए छोड़ दो, नहीं पढ़ेंगे, आओ अगला दिन फिर दिखेंगे, क्या इस तरह का कुछ बात होता है? तो यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर आप आकर यदि 40 मिनट आप आए, हम आपको टाइम दे रहे हैं, और यहाँ पर आके हम नॉर्मल हैं, एकदम बॉडी लैंग्वेज को लूज किए हुए हैं, जाके बैठे हैं, तुमको अरे छटपट्टी छोड़ा दे, ये जरूरी है। क्योंकि तुम्हारे पास समय कम है यार। तुम समझते हो 1 साल मेरे पास समय, कहाँ कहाँ हो तुम? तुम्हारे पास बहुत कम समय। हम बहुत लोग को देखते हैं जनरल कंपटीशन वाला जो तैयारी करता है, आता है ना, जैसे 12th पास कर गया, आया मिलने के लिए, सर क्या करें। बहुत सारे लोग आते रहते हैं, जो कि थोड़ा बच्चा लोग से जुड़ा हो जाता है, अच्छा खासा हो जाता है, तनी मनी नहीं खूब हो जाता है। तो वो सब लोग एक फैमिलियर की तरह आता है, मिलता है, बैठता है, तो कहता है कि सर सो, हाँ ठीक है आपका स्वागत है। तो कहता है कि सर सो अभी तो पार्ट 1 में है ही, अभी 2 साल ग्रेजुएशन में लगेगा, तो 2 साल तक अपना चल रहा है जैसे तैसे, उसके बाद ना ध्यान देंगे। देखिए ये इतना बात जैसे ही वो बोला, समझ जाइए वो नहीं सफल हो पाएगा। उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, उसको समय को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस आदमी का बॉडी लैंग्वेज ये कहता है कि हम 2 साल के बाद देखेंगे कि हम तनी अब पढ़ लें, कंपटीशन इतना टफ है कि सबका जो एज एक्सपायर करने पर रहता है तब जाके जॉब ले पा रहा है। कुछ आदमी वो भी नहीं ले पाता है, तो बेचारा पढ़ लिख के बेरोजगार हो जाता है। और आप किस समय की बात कर रहे हैं कि आपके पास 2 साल समय बचा हुआ है? आपके पास 2 मिनट का समय नहीं। जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं, आप चैन से बैठ ही नहीं सकते हैं। और आप बैठ के देखिए, आपको भुगतना पड़ेगा बाद में। अभी 11th 12th में मौज मस्ती कर लेता है जनरली, तुम लोग देखते हैं इस एज में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। 12th पास करने के बाद उसको पता ही नहीं चलता है कि अब करें क्या। ऑफिस में आके कहेगा कि सर क्या करें, समझे में नहीं आता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमको भी नहीं समझ में आता है कि हम उसको क्या कहें, क्योंकि उसको हमसे बेहतर तो वो खुद जानता है ना कि वो क्या कर सकता है। और उसका देखिए बहुत सारा बात है। अब कोई आदमी डॉक्टर बनना चाहता है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत कमज़ोर है, वो ढंग से नहीं पढ़ा, कंपटीशन नहीं निकाल पाया, तो उसमें जा नहीं सकता है। मान लीजिए इंजीनियर बनना चाहता है, वहाँ रुपया खर्च होगा, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा रुपया खर्च होता है, तो उसकी क्या स्थिति है उसको उससे बेहतर हम थोड़ी ना जानेंगे। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि 11th 12th अच्छा कर लीजिए, बाद बाकी सब अच्छा हो जाएगा। 11th 12th खराब रहेगा तो आपका पूरा का पूरा दिशा और दशा, इस दोनों चीज़ का क्या हो जाएगा पता है? दुर्दशा। और जब दिशा दशा, कैरियर से संबंधित दिशा दशा दोनों का दुर्दशा हो गया, तो आपका ग्रह दशा, आप तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए समय को समझिए और अपना काम ईमानदारी से कीजिए। नहीं समय को समझेंगे, कल के डेट में असफल होने के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। और पता नहीं क्यों नहीं आप लोग ये बात समझ पाते हैं। हम लोग देखिए, अब आप हमारे बारे में कहिएगा कि आप सीनियर हैं, आपको बुझने आता है, पढ़ाते लिखाते हैं, आपका काम है ही करना। देखो ऐसा नहीं है। एक सच्चाई है कि तू साल भर के लिए यहाँ या 11th 12th आया 2 साल के लिए,
तू पढ़ो नहीं पढ़ो, रुपया तो हम तुमसे ले ही लेंगे। उसके बाद तुम क्या करो करते हो, क्या सफल होते हो नहीं होते हो, वो हमारी जिम्मेदारी अब रह ही नहीं जाती है, क्योंकि हम तुमको ठठिया के नहीं ना पढ़ा सकते हैं रे। जबरदस्ती का पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। अब तुमको हम कहेंगे कि जबरदस्ती, हमारे मामा जी हैं, एक रिकॉर्डिंग बंद करके बोलते हैं, इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया के लिए आप काम कर सकते हैं। सुनिए, अभिक्रिया का दर दो प्रकार का होता है। अभी पढ़ क्या रहे थे, अभिक्रिया का दर ही ना। अभिक्रिया का दर दो प्रकार का होता है, एक होता है अभिक्रिया का औसत दर, और एक होता है अभिक्रिया का तात्कालिक दर, या उसी को हम अभिक्रिया का क्षणिक दर भी कहते हैं। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसी को लिखिए, तो स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, स्टार लगा के हेडिंग डालिए। तो अभिक्रिया की दर दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया का दर या जो भी है, अभिक्रिया का दर दो प्रकार का होता है। अभिक्रिया का दर दो प्रकार का होता है। नंबर एक, इसको पहले डिफाइन कर लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। अभिक्रिया की औसत दर। अभिक्रिया की औसत दर इंग्लिश में लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लिखेंगे जब अभिक्रिया के दर की गणना जब अभिक्रिया के दर की गणना जब अभिक्रिया के दर की गणना एक लंबे समय अंतराल जब अभिक्रिया के दर की गणना एक लंबे समय अंतराल के लिए किया जाता है, एक लंबे समय अंतराल के लिए किया जाता है, तो उसे अभिक्रिया की औसत दर कहते हैं। तो उसे अभिक्रिया की औसत दर कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यह अभिक्रिया की दर का वास्तविक मान नहीं होता है। यह अभिक्रिया की दर का वास्तविक मान यह अभिक्रिया की दर का वास्तविक मान नहीं होता है। दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे, अभिक्रिया की क्षणिक या तात्कालिक दर। अभिक्रिया की क्षणिक को ही तात्कालिक भी लिखा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की क्षणिक या तात्कालिक दर इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। क्या परिभाषा होगा इसका? जब अभिक्रिया के दर की गणना एक छोटे समय अंतराल के लिए किया जाता है तो उसे अभिक्रिया की क्षणिक दर कहते हैं। लिखिए, जब अभिक्रिया के दर की गणना जब अभिक्रिया के
दर की गणना एक छोटे समय अंतराल, एक छोटे समय अंतराल के लिए किया जाता है, एक छोटे समय अंतराल के लिए किया जाता है, तो उसे अभिक्रिया की क्षणिक दर कहते हैं। तो उसे अभिक्रिया की क्षणिक दर कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यह अभिक्रिया के दर का, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यह अभिक्रिया के दर का वास्तविक मान होता है। यह अभिक्रिया के दर का वास्तविक मान होता है। अब इस बात को थोड़ा समझिए, वास्तविक मान होता है और नहीं होता है का मतलब। सुनो, यहां से 0 माइल का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और मान लीजिए कि आप 2 घंटा में ये दूरी तय की, आपकी रफ्तार क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे 10 किलोमीटर दूरी है, 2 घंटा चला, समय 2 घंटा, तो आपका स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब आप यही ना कहना चाह रहे हैं कि आप 5 के रफ्तार से चले। अच्छा ये बताइए कि यहाँ से स्टार्ट किए होंगे 5 का रफ्तार और लगातार 5 का रफ्तार मेंटेन किए होंगे आप। कहीं जर्किन होगा तो आप रुके, मतलब धीरे हुआ होगा, जाम लगा होगा तो हो सकता है आप कुछ देर के लिए रुक भी गए हों, और कहीं हाईवे बढ़िया मिला हो तो आप काफ़ी स्पीड से गए हों। कुल मिला के आपको 2 घंटा का समय लगा। तो आप जो ये उल्टा सीधा करके 5 किलोमीटर प्रति घंटा बोल दिए, क्या ये वास्तविक मान है? वास्तविक मान कब निकलेगा? जब हर छोटे समय अंतराल के लिए आपका स्पीड निकाला जाए कि 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए आपका स्पीड क्या था। मतलब आपके गाड़ी के मीटर में जो बता रहा है वह वास्तविक मान है। यहाँ से वहाँ तक जो आप एवरेज निकाल लिए वह वास्तविक मान नहीं है। तो सीधी सी बात है, कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही होगी, शुरू में बहुत तेज चल रहा होगा, बाद में स्लो हुआ होगा, ओवरऑल जोर जार के पूरा कर दिए, कह दिए 2 मोल पर लीटर पर आवर की रफ्तार से खर्च हो रहा है। तो ये एवरेज मान हुआ, ये सही मान नहीं हुआ। लंबे समय अंतराल के लिए जब करेंगे तो ये एवरेज मान हुआ। सेकेंड, मिली सेकेंड के लिए जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यह क्षणिक मान हुआ, क्योंकि यह बहुत ही छोटा समय अंतराल है और यहाँ पर अभिक्रिया का रेट सही निकलेगा। कोई दिक्कत है इसमें? अभी आप पढ़ रहे थे अभिक्रिया की दर क्या है, ये कैसे है, वो सब अच्छे तरीके से अब आप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये अभिक्रिया की दर किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है? स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तब वो नहीं करेगा। कल नहीं आया था क्या? नहीं आया हो? अरे मजा नहीं, मतलब कल तुम आया था कि नहीं? अब जिसका क्लास छूटा होगा उसको समझ में थोड़े आएगा, जबरदस्ती बैठ के क्या कीजिएगा। लिखिए, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। इंग्लिश में लिख लो, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इस बात को समझने के लिए आपको एक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है संघटकवाद का सिद्धांत। थोड़ा अटपटा है ना नाम? कोई बात नहीं है, पढ़ो सब समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। संघटकवाद का सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। इस थ्योरी के अंतर्गत आप यह समझेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया कब होगा और कब नहीं होगा।
किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए क्या क्या जरूरी शर्तें हैं, उन बातों को हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव है जब वह तीन जरूरी शर्तों को पूरा करे। लिखिए तो नीचे तो देखें। लिखाना शुरू करें क्या? लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव है जब वह तीन जरूरी शर्तों को पूरा करे। जब वह तीन जरूरी शर्तों को पूरा करे। लिखेंगे नंबर 1, टक्कर, इसको बोलते हैं कॉलिजन। फिर से बोले, कुछ नहीं, फिर से बोलेंगे। 1 नंबर हेडिंग डाले हैं, टक्कर, कॉलिजन। लिखिए नीचे रो देखे। आप लोग खिस्सा करने पर रहते हैं, बाद में कहते हैं फिर से बोलिए। लिखेंगे, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं। जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं। इधर देखो, H2 और Cl2 रिएक्शन करके बनाता है 2HCl। तुम ही जरा सोचो कि H2 अलग रहेगा, Cl2 अलग रहेगा, इसका आपस में टक्कर ही ना हो तो क्या HCl कभी बन सकता है दोनों मिलकर? तो टक्कर जरूरी है। लेकिन सुनिए, सिर्फ टकरा जाने से ही केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ 2 और जरूरी शर्त है जो मानना पड़ता है, तब जाके अभिक्रिया होती है। फिलहाल अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज़ यदि सॉलिड स्टेट में रहेगा तो क्या वो आपस में टकरा सकता है? टकराने के लिए निश्चित रूप से वह या तो गैसीय अवस्था में होना चाहिए या द्रव अवस्था में होना चाहिए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अभिकारक द्रव अवस्था में या गैसीय अवस्था में ही टकरा सकते हैं। इसीलिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सिर्फ गैसीय अवस्था या द्रव अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में अभिक्रिया नहीं होता है। एक बात पहले सुन लीजिए आप। मान लीजिए मेरे हाथ में 2 ईंट है और इसको तोड़ना है, तो अभी रिएक्टेंट है, तोड़ेंगे तो बन जाएगा ढेर प्रोडक्ट। बताइए क्या करना पड़ेगा? इसको टकराना पड़ेगा। ये पहला जरूरी शर्त है। यदि आप कॉलिजन थ्योरी समझना चाहते हैं तो इस बात को समझ लीजिए। इसको तोड़ने के लिए पहला काम टकराना जरूरी है। दूसरा काम, यदि हम हेड टू हेड लगातार टकराते रहे तो उसके टूटने का संभावना बहुत कम है। और यदि उसको इस तरह से टकरा के तोड़ें, मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन में, एक सही दिशा में, तो इसके टूटने की संभावना बहुत अधिक है। मतलब सिर्फ टक्कर जरूरी नहीं है, टक्कर के साथ उसका सही दिशा भी होना जरूरी है। यही इसका दूसरा शर्त है। और इसका तीसरा शर्त सुनिए, यदि इसको तोड़ना है तो हम टकराए, सही दिशा में टकराए, तो चलो ठीक है, ऐसे ऐसे करके एकदम प्यार से टूट जाओ ईटा, टूट जाओ ईटा, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ये टूटेगा कभी भी? सफिशियंट एनर्जी के साथ इसको तोड़ना पड़ता है। वह कम से कम एनर्जी इसको दे दें ताकि यह टूट जाए। तो 3 जरूरी शर्त है। पहला टक्कर, दूसरा सही दिशा में टक्कर, और तीसरा है दहली ऊर्जा, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। आज तो लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, यदि हम आगे बढ़ेंगे तो एक लाइन लिख के छोड़ दीजिए। क्या लिखे हैं वहाँ? अणु आपस में टकराते हैं और ये टक्कर तभी संभव है, लिखिए आगे इसी में, और ये टक्कर तभी संभव है,
हाँ जी, इसी में। और ये टक्कर तभी संभव है जब वह गैस या द्रव अवस्था में हो। जब वह द्रव या गैस अवस्था में हो। नीचे लास्ट एरो देखिए, एक लाइन लिखेंगे। अभिक्रिया होने के लिए टक्कर जरूरी है। अभिक्रिया होने के लिए टक्कर जरूरी है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। अभिक्रिया होने के लिए टक्कर जरूरी है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हीरी डाल के छोड़ दीजिए। ये दूसरा शर्त है, फिर कल तीसरा शर्त होगा, आगे बढ़ेगा टॉपिक। अट्ठाईस, 29, 30, 31 होली का छुट्टी है। 27 तारीख को और इधर 1 तारीख को सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल होगा, जो रेस्ट है ना बचा हुआ। यानी 26 तारीख तक केमिकल काइनेटिक्स चलेगा। 26 के बाद ये क्लास सीधे कब से चलेगा? 2 से। तो छुट्टी कितना दिन का मिला तुमको? 6 दिन का ना मिला रहे, 4 दिन ये तो प्रॉपर छुट्टी मिल गया। और न्यूमेरिकल के दिन तुम नहीं इम्पोर्टेंस उसका देते हो। जैसे बना तो बना, नहीं बना तो कोनो बात नहीं है। तो उस हिसाब से टोटल जोड़ के कितना दिन हो गया? हड्डी पसली सब एक कर देंगे, पूरा न्यूमेरिकल बना के लाएगा, पूरा क्लास करेगा। नहीं तो थ्योरी पढ़ने का मतलब ही नहीं रह जाता है। आइए कल।